रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करें, हम कब माने कि हमारी इनकम हो चुकी है असल में। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें वही चीज रिकॉर्ड करनी है अपने अकाउंट में। इनसे हमें पता लगता है कि हमारे जो अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनेंगे वो काफी क्लियर, कंसिस्टेंट और कंपेरेबल बनेंगे। जैसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इसमें हमें एक वर्ड देखने को मिलता है कंजर्व। कंजर्व मतलब कुछ चीज बचा के रखना। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं लक्ष्य आपका दोस्त लेके आ चुका हूँ अपनी सीरीज का तीसरा चैप्टर, जो कि होने वाला है हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है जिन्हें फॉलो करते हुए हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर हम ये फॉलो ना करें तो हमारे अकाउंट जो हमारे रिकॉर्ड्स बनेंगे वो हमारे इलीगल कहलाएंगे या फिर कानून की नजर में माननीय नहीं होंगे। तो ये चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने इससे पहले हमारी पहली वीडियोस ना देखी हो तो उसे एक बार जाके देख लीजिए, उससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले आता है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स असल में होते क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाना होता है। अगर हम ये फॉलो ना करें तो जैसा मैंने बताया, कानून की नजर में वो माननीय नहीं कहलाएंगे, वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फालतू फालतू कहलाएंगे। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन आर कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। मतलब ये कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाना होता है। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर द फंडामेंटल रूल्स एंड गाइडलाइंस that companies must follow when reporting financial data. These ensure that the financial statements are clear, consistent and comparable. इनसे हमें पता लगता है कि हमारे जो अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनेंगे वो काफी क्लियर, कंसिस्टेंट और कंपेरेबल बनेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे दो पार्ट्स में बटे होते हैं। पहला होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे कुछ ऐसे लॉज होते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाना पड़ता है। अगर हम ये लॉस फॉलो ना करें तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफी अजीब बनेंगे या फिर काफी अलग बनेंगे बाकी बाकी कंपनी से, जिससे कि हमें कंपेयर करने में काफी दिक्कत आएगी। और कन्वेंशन होते हैं, कन्वेंशन हमारे कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, हमें जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अब आता है हमारा पहला कॉन्सेप्ट, जो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी असल में होता क्या है। जैसे हमारा बिजनेस है, बिजनेस और मैं दोनों अलग अलग एंटिटी है। मतलब लीगली बिजनेस अलग है मेरा और मैं बिजनेस से अलग हूँ। ठीक है। लीगली दो अलग अलग इंसान है, ये आर्टिफिशियल इंसान है लेकिन मैं असली इंसान हूँ। ठीक है। अब जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अ फंडामेंटल accounting concept assumes that the business has separate and distinct entity from its owner. ये कहता है कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन है दोनों अलग अलग बंदे हैं, दोनों के अलग अलग लीगल एग्जिस्टेंस है। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग द ओनर एंड बिजनेस इटसेल्फ आर टू डिफरेंट पीपल। मतलब अकाउंटिंग के पर्पज से दोनों अलग अलग बंदे हैं। ठीक है। हम बिजनेस की अकाउंटिंग अलग करेंगे और बिजनेसमैन की अकाउंटिंग अलग करेंगे। अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। मतलब हमें जो हायर कराए क्यों, हमें अकाउंटिंग करनी है, लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रिंसिपल की तरफ, जो है हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है। गोइंग कंसर्न मतलब हमारा जो बिजनेस है वो चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है जो मेरे बिजनेस की लाइफ है वो आज नहीं खत्म होगी, कल नहीं खत्म होगी, वो चलती जाएगी। उसकी लाइफ इनफाइनाइट है, उसकी लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे चलाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे। बिजनेस लेकिन मेरा आगे तक चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। द गोइंग कंसर्न assumption assumes that the business will continue to carry its operation indefinitely, which means the business has neither the intention nor the need to liquidate its asset or shut down its operations. This is an important assumption for accounting as it provides the very basis for showing the value of asset in the balance sheet. अभी लास्ट वाली लाइन में कहा गया है
कि ये हमें बेसिस देता है अपने एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाने का। ठीक है, अब हमने अपने एसेट्स खरीदे, हम एसेट्स का अलग अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या नाम है साल दर साल उसकी डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसकी वैल्यू को घटाते रहते हैं साल दर साल। लेकिन अगर ये गोइंग कंसर्न असम्पशन ना होता तो हमें कैसे पता लगता कि हमारा ये जो एसेट खरीदा है हमने वो चलेगा भी। उसे क्यों रिकॉर्ड करते हम उसे खरीदते अपनी कैपिटल में से माइनस करते थे, बस खत्म करते। लेकिन गोइंग कंसर्न असम्पशन कहता है कि हमारा बिजनेस तो चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए जितने भी तुमने एसेट खरीदे सबको रिकॉर्ड करो, सब पे डेप्रिसिएशन लगाओ। अब आगे बढ़ते हैं अपने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल से। ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है वो गोइंग कंसर्न से ही जुड़ा हुआ है, पर उससे थोड़ा सा अलग है। जैसा गोइंग कंसर्न असम्पशन कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, ये इसकी लाइफ है, चलती जाएगी और चलती ही जाएगी, खत्म नहीं होगी कभी। ठीक है, लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो तो हमें एंड में बनाने होते हैं ना। ठीक है, तो एंड हमें पता ही नहीं एंड का है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जो अकाउंटिंग लाइफ है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में काट देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। अब मैं हर पार्ट के एंड में यहाँ पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ और इन छोटे छोटे जो पार्ट्स करे हैं मैंने इन्हें कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर्स। इन्हें हम फाइनेंशियल ईयर नाम देते रहते हैं। किसी का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है वो 31 मार्च को। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। अकाउंटिंग पीरियड रेफर टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब वो टाइम जिसके एंड में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। While the going concern assumption says that the business will last forever, but the financial statements can't wait forever to be prepared. अब हमारा बिजनेस तो चलता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रही है भाई मुझे भी तो बनाओ, मुझे कब बनाओगे, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम अपनी बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में। ऐसा नहीं किया ना आज स्टार्ट करा कल खत्म कर दिया, कल स्टार्ट करा 10 दिन बाद खत्म कर दिया। हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसे, जिससे कि हमें अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में आसानी हो। ठीक है, और ये इंटरवल को कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर्स। आगे बढ़ते हैं अब हमारे डुअल एस्पेक्ट या फिर डुअलिटी कॉन्सेप्ट पे। अभी डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था पहले फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाले में, कि आपकी हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 अकाउंट्स पर पड़ेगा, तो कम से कम 2 अकाउंट्स पर पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने कुछ माल उधार पे खरीदा तो मेरा कर्जा बढ़ा, मतलब मेरी लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई। अब लायबिलिटी तो बड़ी, अब मेरा कुछ और भी बढ़ा। क्या बढ़ा? मैंने माल खरीदा था तो मेरा स्टॉक बढ़ गया। अब ये असर कहाँ पड़ा? अब ये असर 2 जगह पड़ा। तो बस डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल और टूफोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस। अब ये मैंने ट्रांजैक्शन करी थी, उधार पे माल खरीदा था, इसका असर कहाँ पड़ा? एक तो लायबिलिटी पे पड़ा, लायबिलिटी बढ़ गई, और दूसरा कहाँ पड़ा? स्टॉक पे पड़ा, क्योंकि स्टॉक भी बढ़ गया। इन अदर वर्ड्स एट लीस्ट 2 अकाउंट विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। मतलब कम से कम 2 अकाउंट रिकॉर्ड होंगे, 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में। अब आता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि हमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो हमारी मॉनिटरी टर्म्स है, मतलब जो हमारी पैसे की टर्म्स में है, जहां हमारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, हमें वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और कोई दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करनी। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैंने किसी को रोड क्रॉस करा दिया, किसी को कुछ खाने को दे दिया, अब मैंने क्या नाम है काइंडनेस का काम करा है, पर ये थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा मैं, ये काइंडनेस थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा, ये क्योंकि क्वालिटेटिव मेजर है, ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, ये पैसे की टर्म्स में नहीं है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी और हैविंग मॉनेटरी वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जिस चीज की वैल्यू मनी में होगी या जो मॉनेटरी टर्म्स में होगा, वही चीज रिकॉर्ड करेंगे, वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं रिकॉर्ड करना।
It provides consistency and clarity in recording of transaction as money act as common denomination in accounting. अब जो है मान लीजिए मेरे पास और ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक और चीज कहता है कि हमें वो हमें इसने ये तो बताया कि हमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी एक और चीज कहता है कि अगर हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आती हैं, पहली इंफॉर्मेशन है कि मेरा 10,000 रुपए का माल बिका, दूसरी इंफॉर्मेशन है कि मेरी 1,000 यूनिट्स बिकी। अब है तो दोनों पैसे से रिलेटेड, ठीक है, इसमें भी पैसा है, इसमें भी पैसा ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हम रिकॉर्ड कौन सी करेंगे, हम रिकॉर्ड इस वाली ट्रांजेक्शन को करेंगे क्योंकि इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कितना पैसा है। इसमें 10,000 रुपए हैं, इसमें यूनिट्स 1,000, इसमें 1,000 यूनिट्स है। 1,000 यूनिट्स का मुझे कितना पता कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे केवल ये जिसमें पैसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अक्रूल अजम्पशन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग का, तो इसे थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर देना है जब वो हुई है, उसकी सेटलमेंट का वेट नहीं करना। जैसे अगर मेरे क्रेडिट पे उधार में कोई माल लेके जा रहा है मुझसे, तो मुझे उसे तभी रिकॉर्ड कर देना है जब वो मैं उससे माल लेके गया है। उसे उसका वेट नहीं करना कि वो मुझे पैसा कब देगा कहाँ देगा, मुझे ये सब उसका वेट नहीं करना, उसे अभी के अभी रिकॉर्ड कर देना है। अगर अब देखते हैं कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। जैसा मैंने बताया उसे तभी रिकॉर्ड कर देना है जब वो हुई है, उसका वेट नहीं करना सेटलमेंट का। It is because of this concept credit sales are recorded in the books. After some time cash received is also recorded. फंबल करके जमान मेरी काफी ज्यादा। अब देखते हैं ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि अगर मैं आज की तारीख में मतलब 4 जनवरी को मेरी सेल होती है क्रेडिट उधार पर, आज 4 जनवरी को मेरी क्रेडिट सेल हुई उधार पर, ठीक, क्रेडिट सेल का मतलब ही होता है उधार सेल होना, और पैसा आ रहा है मेरे पास 12 जनवरी को। पैसा आ रहा है मेरे पास 12 जनवरी को, ठीक है। तो क्या मैं आज उसे रिकॉर्ड नहीं करूं? तो अक्रूल अजम्पशन कहता है कि मुझे उस ट्रांजैक्शन को आज ही रिकॉर्ड कर देना है। मेरे पास से माल गया, मेरा डेटर बढ़ गया, तो मुझे उसे आज ही रिकॉर्ड कर देना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? मुझे अपना डेटर बढ़ा हुआ दिखा देना है। मुझे अपना डेटर बढ़ा हुआ दिखा देना है और मेरा माल जाता हुआ दिखा देना है, ठीक है। अब 12 जनवरी को जब पैसा आ रहा है तो मुझे पैसा आता हुआ दिखाना है और अपना डेटर जो जिससे पैसे लेने थे उसे घटा देना है, उसे हटा देना है, उसका अकाउंट डिलीट कर देना है। ठीक है। अगला आता है हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। जैसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इसमें हमें एक वर्ड देखने को मिलता है कंजर्व। कंजर्व मतलब कुछ चीज बचा के रखना। अब ये कहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हमें हमारा जो आने वाला पैसा है, हमारी जो आने वाली प्रॉफिट है, हमें उसके बारे में खुश नहीं होना, उसके बारे में खुशी नहीं मनानी, लेकिन जो हमारा लॉस होने वाला है बाद में, उसके बारे में अभी से सोचे चलना है। क्या पता हमारे पास बाद में पैसा हो ना हो उस लॉस के लिए। तो ये कहता है जो हमारे फ्यूचर लॉसेस हैं, जो फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस हैं, मान लो उसका 1% भी चांस है, उस लॉस का होने का 1% भी चांस है, हम उस चीज को भी रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे 100% चांस भी है कि हमें बाद में प्रॉफिट होने वाला है, हम उसे तब नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसी की और इसी प्रिंसिपल की वजह से हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ता है, डेप्रिसिएशन दिखानी पड़ती है। अब ये कहता है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अकाउंटेंट शुड एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। दिस मींस
while all potential profit or expected profits should be ignored until they actually realized। मतलब हमें जितने भी हमारे प्रॉफिट होने वाले हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट है, हमें उन्हें इग्नोर करना है जब तक असल में पैसा ना आ जाए। लेकिन all foreseeable losses, even if amount is not certain, must be recorded in the books of account। जो हमारे फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, हालांकि हमें उसका अमाउंट ना पता हो, हम उसे फिर भी रिकॉर्ड कर देंगे अपने अकाउंट्स में। हम उसके लिए प्रोविजन बना देंगे कुछ, कि मान लो हमारे पास अगर फ्यूचर में पैसा ना हुआ और हमारा लॉस हो गया, तो हम पैसा यहाँ से निकाल कर वहां डाल देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, जैसे मैंने किसी को उधार माल दे दिया, मेरा उधार माल ले गया वो, अब वो बाद में हो गया इंसॉल्वेंट, वो पैसा देने लायक ही नहीं रहा, उन्हें पैसा दिया ही नहीं, पैसा मार दिया। तो उसके लिए मैंने पहले से क्या बना रखा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक अकाउंट बना रखा था जहां पे मैंने पहले से ही अपना वो नुकसान दिखा रखा था। ठीक है, अब वो ले गया तो मेरे को बाद में फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने पहले ही दिखा दिया नुकसान। आगे बढ़ते हैं, हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने जितने भी एक्सपेंस है उन्हें अपने रेवेन्यू से मैच करना है, अपना परफेक्ट प्रॉफिट दिखाने के लिए। अपना जितना भी प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट को दिखाने के लिए अपने जितने भी एक्सपेंस है उसे रेवेन्यू से मैच करना है, तभी हमारा एक परफेक्ट फीजेबल हमारा अमाउंट आएगा प्रॉफिट या लॉस का। उसी से पता लगेगा हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज। मतलब हमारे अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उन्हें मैच करना है, किससे, उसके रिलेटेड रेवेन्यू से, उसके साथ जितने भी रेवेन्यूज हैं उनसे मैच करना है, rather देन कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। हमें ये नहीं देखना कि कितना कैश दिया है कितना कैश आया है, हमें ये देखना है कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना हमारे पास रेवेन्यू आया है। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी फॉलोड while preparing financial statements to have a true and fair view of the profitability and financial position। अब अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी। अगला आता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब हमें अपने जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो हमें कंसिस्टेंट रखनी है। मतलब अगर हम एक प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, हमें उसे ही फॉलो करते रहना है, हमें एकदम से बदल नहीं जाना है। जैसे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मतलब हमारी एक प्रैक्टिस जो हमने अपनाई है उसे हमें वही रखना है, हमें उसे बदलना नहीं है। कभी हम ये कर रहे हैं, कभी हम वो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन दो तरह से लगता है, WDV और SLM। WDV होता है रिटर्न ऑन वैल्यू, SLM होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी बस ये जान लो, ऊपर जान लो कि दो मेथड होते हैं, WDV और SLM। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप शुरुआत से WDV फॉलो कर रहे हो तो आपको WDV ही, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड ही फॉलो करना है, एकदम से SLM पे नहीं आ जाना। या अगर आप SLM फॉलो कर रहे हो तो आपको ये ही फॉलो करना है, इससे WDV पे नहीं आ जाना। आप आज लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी नहीं कहता कि क्या नाम है आपको रिजिडिटी रखनी है, मतलब आपको एक चीज पे टिके ही रहना है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको जब तक जरूरत ना पड़े, बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, तब तक चेंज नहीं करना। हम हमारे कुछ केसेस होते हैं जब हम चेंज कर सकते हैं ये चीज। पहला केस होता है हमारा लॉ, जब कानून ही कह दे कि ये चीज अब से अमान्य है, अब हमें ये चीज नहीं अपनानी तुम्हें, अगर इससे करोगे तुम्हारे अकाउंट को हम हटा देंगे, ये खराब है, हम ऐसे कह देंगे, तो हमें तब चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है बेटर प्रेजेंटेशन। अगर हम चेंज करके हमें बेटर प्रेजेंट कर पा रहे हैं हम अपने अकाउंट्स को, तो हम तब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं क्या कहते हैं। द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once selected and adopted should be applied consistently year after year, which mean the accounting practice once selected by the business
shall start the same and consistent over period of time so that the result are comparable। अब हम ये अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते ही क्यों है? हमारी मर्जी, हम WD फॉलो करें, SLM फॉलो करें। आप ये इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम अपने आप से ही कंपेयर कर पाए। हमने मान लो पिछले साल WD मेथड लगाया, इस साल SLM लगा लिया, तो इससे हमारा क्या होगा? हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट गड़बड़ा जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा और कंपेरेबिलिटी कम होगी, कंपेयर हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये फॉलो करना जरूरी होता है। अब आता है जी हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है हमें वही चीज अपने अकाउंट्स में दिखानी है जो चीज हमारे मटेरियल है। मटेरियल का मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बिजनेस पे असर डाल रही है। ठीक है, बाकी जो चीज हमारे बिजनेस पे असर नहीं डाल रही वो इमटेरियल कहलाएगी और वो रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे मतलब छोटी मोटी किसी किसी और आइटम के साथ जोड़ के रिकॉर्ड कर सकते हैं हम उसे, उसके लिए अलग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरी एक छोटी सी रेडी है जिसमें मैं अंडे बेचता हूँ। ठीक है, और उस रेडी पे मेरे पास एक भगोना है, कुछ अंडे की ट्रे है, एक गैस स्टोव है। अब ये जो गैस स्टोव है, ये गैस स्टोव मेरे लिए तो एक असेट है ना। मेरे पास तीन चीजें हैं बस, गैस गैस ट्रे और वो भगोना। ठीक है, अब अगर मेरे पास गैस का स्टोव नहीं होगा तो मेरा कितना नुकसान होगा, मेरे बिजनेस पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ है, ऑन द अदर हैंड, मेरे पास एक बहुत बड़ा, मेरा दोस्त है, उसका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा। वहां पे वहां पे वहां पे 10-12 वो है, बहुत बड़े बड़े चूल्हे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोव्स हैं। हम्म तो अगर उसका एक स्टोव अगर कोई टूट जाए या कोई ले जाए, चुरा के ले जाए, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? उस एक स्टोव से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए वो चीज इमटेरियल है। लेकिन मेरे लिए वो स्टोव बहुत ज्यादा मटेरियल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं उसे अपने अकाउंट्स में दिखाऊंगा, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा, उसे बड़े संभाल के रखूंगा। तो एक मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है एनी इंफॉर्मेशन वुड बी कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट्स नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एनी इन्फॉर्म्ड यूजर। मतलब एक एक इंफॉर्मेशन तभी मटेरियल कहलाएगी जब उसके जानने पहचानने से हमारे फाइनेंशियल यूजर को कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके डिसीजन पे कोई फर्क पड़ता है, तभी वो चीज मटेरियल कहलाएगी। द प्रिंसिपल डिक्टेट दैट ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। मतलब जो इंपॉर्टेंट आइटम है, जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में फर्क पड़ रहा है, हम उसी आइटम को सेपरेटली अलग दिखाएंगे, अलग अकाउंट में दिखाएंगे। आइटम्स दैट आर इमटेरियल और हैव लिटिल टू नो इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन बी मर्ज्ड विद अदर आइटम्स और इग्नोर्ड जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। मतलब जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, या फिर अगर रिकॉर्ड करेंगे तो छोटी मोटी आइटम्स में दिखा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमारा थोड़ा मटेरियलिटी प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, तो एक बार से पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर स्टेट्स दैट ऑल द रेलेवेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन related to the business of concerning its financial position must be recorded in the financial statements and its accompanying footnotes. It helps the user to make sound decisions related to the business. अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है, जैसा जैसा उसने कहा, मैच मटेरियलिटी प्रिंसिपल ने कहा कि जो चीज हमारे लिए मटेरियल है हम उसे ही दिखाएंगे, तो ये भी यही कहता है कि जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें फर्क पड़ेगा, हम उसी इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, उसे अच्छे से डिस्क्लोज करेंगे अपने अकाउंट्स में। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लो हमने कुछ असेट खरीदी अपने पास, असेट थी हमारी असेट थी हमारी 1 लाख की। हाँ, कहाँ पर? उसके शोरूम पे उसकी वैल्यू थी 1 लाख। उसे शोरूम से हमारी दुकान तक आने में लगे 20-50 हजार रुपए लग गए इंस्टॉलेशन तक। दुकान से उसे शोरूम से हमारे हमारे ऑफिस में आने में और इंस्टॉलेशन होने में 50 हजार रुपए लग गए, तो उसकी वैल्यू होगी 1 लाख प्लस 50 हजार, उसकी वैल्यू होगी 1.5 लाख। ठीक है, तो हम उसे 1.5 लाख रुपए रिकॉर्ड कर देंगे एक बार। अब हम उस 1.5 लाख पे ही बाद में डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि क्या नाम है, जैसे मार्केट में अब उस एसेट की वैल्यू ज्यादा हो गई,
हम उसे बढ़ा के नहीं दिखाएंगे अपने अकाउंट में। जितनी उसकी वैल्यू हमने जो जिस हिस्टोरिक कॉस्ट में खरीदी थी, जो हमारी पहले की कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा था, हम उसी कॉस्ट को दिखाएंगे एक बार बस। उस पर डेप्रिसिएशन तो लगती रहेगी, लेकिन वो रिकॉर्ड इसी अमाउंट से ही होगा। ठीक है। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट at the price paid to acquire it and the cost on the basis for all subsequent accounting of the asset। मतलब हम उस असेट को उसी अमाउंट पर दिखाएंगे जिस अमाउंट पर वो हमारे पास आई है, हमारे तक पहुंची है, जिस अमाउंट पर। ठीक है। असेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज बट सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मतलब हम रिकॉर्ड तो वही अमाउंट करेंगे जो हमारे पास आया है, जिस अमाउंट पे हमारे पास पहुंची है वो, लेकिन हम उसमें साल दर साल डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे, उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी घटाते रहेंगे। अगला आता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करें, हम कब माने कि हमारी इनकम हो चुकी है असल में। ठीक है। तो ये कहता है कि जब सामने वाला बंदा लीगली लीगली ऑब्लिगेटेड या फिर वो लीगली बाउंड है मुझे पैसा देने के लिए, हम तभी तभी अपनी इनकम दिखाएं, उससे पहले ना दिखाएं। जैसे अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, द रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब हम तभी मानेंगे हमारी इनकम हुई है जब सामने वाला बंदा हमें लीगली ऑब्लिगेटेड है पैसा देने के लिए। अगर हमारी सेल हो रही है आज क्रेडिट पे, आज हमारी सेल हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है आज हमारी, पैसा आएगा, हमारा पैसा बाद में आएगा। ठीक है। 4 जनवरी को क्रेडिट सेल हो रही है और 10 जनवरी को पैसा आएगा। तो जो ये हमारा डेटर है जिसे जिसे हमें पेमेंट लेनी है, वो लीगली बाउंड हो चुका है 4 तारीख को ही। वो 4 तारीख को ही उस पर ऑब्लिगेशन, उस पर लाइबिलिटी चढ़ गई है कि उसे मुझे पैसा देना है। अगर वो पैसा ना दे तो मैं उस पर लीगल एक्शन कुछ ले सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी इनकम 4 तारीख को ही दिखा दूंगा कि मेरा रेवेन्यू हो चुका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें वही चीज रिकॉर्ड करनी है अपने अकाउंट में जिस चीज का हमारे पास एक एक्चुअल एविडेंस है, एक एक्चुअल लेजिट एविडेंस है। Verifiable objective concept hold that the account should be free from personal biases. Measurements that are based on verifiable evidences are regarded as objective, which means all accounting transactions should have be evidenced and supported by source document. मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस, एक वाउचर, एक बिल, ऐसे ऐसी एक ना एक कुछ चीज होनी चाहिए उस एविडेंस, उस एंट्री, उस ट्रांजैक्शन की जो हमें दिखानी पड़ेगी उसमें रिकॉर्ड करने के लिए अपने अकाउंट में। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने पहले वाले 2 चैप्टर्स नहीं देखे तो एक बार उसे जाके देख लीजिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।